वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। तो ये आज का दूसरा क्लास है इंडियन ज्योग्राफी का। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पेंजिया पेंथालासा, 7 महाद्वीप और 5 महासागर के बारे में, और वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास किए। और आज इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में कि भारत का स्थिति विश्व मैप पर, ग्लोब पर कैसा है, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, भारत का कितना नाम है उसके बारे में, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सब को आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। तो बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड क्लास है आज इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में। अब पहला पॉइंट ये हो जाता है कि भारत, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम की बात कीजिएगा तो उसका नाम भारत है। हम सब जानते हैं उसका क्या नाम है, भारत है। हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। और भारत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुराण में देखने को मिलता है। भारत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है, पुराणों में देखने को मिलता है। और पुराण की बात कीजिएगा तो पुराण की कुल संख्या होता है 18। पुराण की कुल संख्या कितनी होती है, 18, जिसमें सबसे प्राचीन की बात कीजिएगा तो सबसे प्राचीन पुराण होता है मत्स्य पुराण। और पुराण में ही सर्वप्रथम भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि भारत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे भारत को बात कीजिएगा तो भारत का नाम हो जाता है पहला भारत, भारत हो गया। दूसरा की बात कीजिएगा तो दूसरा इसे इंडिया, इंडिया। अब ये दोनों नाम की बात कीजिएगा तो एक ही है। अब संविधान में भारत का संवैधानिक नाम क्या होता है, तो संविधान में भारत का संवैधानिक नाम होता है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। और भारत का दूसरा नाम यह हो सकता है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, भारत खंडे, भारत खंडे, भारतवर्ष, भारतवर्ष। ये सब भारत का ही नाम है। यानी भारत की बात कीजिएगा तो भारत को कई नामों से जाना जाता है। अब भारत की बात कीजिएगा तो भारत का स्थिति क्या होता है, भारत एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है, जो हिंद महासागर के सिर पर स्थित है। यानी भारत की बात कीजिएगा तो एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित यह देश है, और एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित देश है। और नीचे की बात कीजिएगा तो इस साइड में होता है आपका हिंद महासागर। अब एशिया महादेश की बात कीजिएगा तो थोड़ा उसको दिखाते हैं कहां पर है इसका स्थिति, तो देखिएगा। अब बात कीजिएगा ये हो गया 7 महादेश। अब 7 महादेश की बात कीजिएगा तो 7 महादेश में ये हो जाता है एशिया महादेश। 7 महादेश में ये हो जाता है एशिया महादेश। और एशिया महादेश की बात कीजिएगा तो इसी एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है भारत। इसी एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित है भारत। और भारत की बात कीजिएगा तो एशिया महादेश के दक्षिण में स्थित देश है। और इधर बात कीजिएगा तो नीचे में है हिंद महासागर। यानी एशिया महादेश के दक्षिण में भारत स्थित है और हिंद महासागर के सिर पर स्थित है भारत। और हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। यानी 5 महासागर में एकमात्र महासागर हिंद महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। यानी किस देश के नाम पर पड़ा है, तो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। इस महासागर का नाम हिंद महासागर। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा कि भारत जो है हिंद महासागर के सिर पर स्थित है। अब बात कीजिएगा भारत की, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब भारत का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, जनसंख्या के दृष्टि से कितना है, उसको देख लेते हैं।
भारत के क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होता है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल को यदि हम मान लें, पूरे विश्व के क्षेत्रफल को यदि हम मान लें 100%, उसमें से 2.42%, 2.42% किसका हिस्सा होता है? भारत का। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल किसका होता है? भारत का होता है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। यानी भारत से 6 क्षेत्रफल से बड़ा देश है। और जो कौन कौन सा देश है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पहला देश हो जाता है रूस। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। रूस के पश्चात हो जाएगा कनाडा। रूस के पश्चात क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। उसके पश्चात चीन हो जाएगा। उसके पश्चात अमेरिका हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी भारत से बड़ा 6 क्षेत्रफल के दृष्टि से जो बड़ा देश है उसमें रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन 7वां की बात कीजिएगा तो 7वां अपना देश भारत है। अब 8वां भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 8वां स्थान पर कौन सा है? तो 8वां स्थान पर भी आप लोग याद रखिएगा अर्जेंटीना है। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के बाद किसका स्थान आता है? तो अर्जेंटीना का आता है। और इस क्षेत्रफल के दृष्टि से जो 8 देश है उसको याद रखने का एक ट्रिक है, उसको हम लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा याद रखिएगा इसको। इसमें है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। आ भारत। रूस से हो जाएगा रूस। रूस से हो जाएगा रूस। फिर क से हो जाएगा कनाडा। क से हो जाएगा कनाडा। चीन से क्या हो जाएगा? चीन ही हो जाएगा। फिर अ से हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका। ब से हो जाएगा ब्राजील। ब से हो जाएगा ब्राजील। आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और भारत तो 7वां स्थान रखता है ही है। और 8वें स्थान की बात कीजिएगा तो 8वां स्थान कौन रखता है? अर्जेंटीना रखता है। 8वां स्थान कौन सा रखता है देश? अर्जेंटीना रखता है। और ये हो जाता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, यानी जो है विश्व के 8 देश। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अब क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान यानी विश्व में क्या कौन सा आता है? तो भारत का स्थान क्या आ जाएगा जी? 7वां स्थान हो जाएगा। 7वां स्थान हो जाएगा। पहला पर रूस हो जाएगा, दूसरा पर कनाडा हो जाएगा, तीसरा पर चीन हो जाएगा, चौथा पर अमेरिका, 5वां पर ब्राजील, 6ठा पर ऑस्ट्रेलिया, 7वां पर भारत और 8वां पर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं याद है। अब क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है, बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, बड़ा बताइए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दे दीजिएगा। आगे देखते हैं। अब जनसंख्या की बात कीजिएगा तो जनसंख्या के दृष्टि से देख लेते हैं। भारत की बात कीजिएगा तो भारत दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यानी भारत की बात कीजिएगा तो भारत विश्व का दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और भारत से बड़ा एकमात्र देश चीन है जिसका जनसंख्या भारत से ज्यादा है। और भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और ध्यान रहे कि 2011 के जनगणना का यह डाटा है, अभी जनगणना चल ही रहा है, डाटा आएगा तो फिर से बता दिया जाएगा। अभी यह जनसंख्या की दृष्टि की बात कीजिएगा तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है और पहला स्थान पर क्या है? कौन सा देश? चीन है। यानी बात कीजिएगा चीन के बाद कई सारे ऐसे देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि उनका भी जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो हम लोग को याद रखना है 1 से 5 देश का जनसंख्या, यानी किस देश का जनसंख्या कितना है। जिसमें चीन की बात कीजिएगा तो पहला स्थान पर तो चीन आ जाता है, दूसरा स्थान पर कौन आ जाता है? दूसरा स्थान पर भारत आ जाता है, तीसरा स्थान पर आ जाता है अमेरिका, चौथा स्थान पर
इंडोनेशिया आ जाता है, 5वां स्थान पर आ जाता है ब्राजील, छठा की बात कीजिएगा तो छठा स्थान पर पाकिस्तान आ जाता है, और 7वां स्थान पर क्या आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है। 7वां स्थान पर क्या आ जाता है, अर्जेंटीना आ जाता है। तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व का भारत में निवास करती है। फिर बात कीजिएगा, यह जो डाटा है 2011 का डाटा है। अब अगला की बात कीजिएगा तो अगला हम लोग समझेंगे भारत का स्थिति, यानी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है उसको समझेंगे। उसको समझने से पहले हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को अच्छे से समझेंगे, तब समझ में आएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां है और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो उसको समझते हैं। तो अब समझेंगे अक्षांश रेखा को। पहले अक्षांश रेखा को अच्छा से समझते हैं, उसके पश्चात समझेंगे देशांतर रेखा को। तो अक्षांश रेखा क्या हो जाता है, अक्षांश रेखा मानचित्र या ग्लोब पर खींचा गया वह काल्पनिक रेखा, यानी मानचित्र या ग्लोब पर खींचा गया पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होता है। अक्षांश रेखा जो होता है ग्लोब पर या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होता है। अब अक्षांश रेखा का काम क्या हो जाता है, तो इसमें एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करता है, पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भाग में क्या करता है, बांट देता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये पूरे पृथ्वी को बराबर भाग में बांट देता है। इस रेखा को कई नाम से जाना जाता है, चूंकि पृथ्वी यानी भूमि को 2 बराबर भाग में बांटता है, इसलिए इस रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसलिए इस रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी रेखा का एक और नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी रेखा का एक नाम है विषुवत रेखा। इसी रेखा को इक्वेटर भी कहा जाता है, इक्वेटर, इक्वेटर। ये रेखा की बात कीजिएगा तो क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देता है, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उत्तर की ओर जो जाता है उसे, यानी जो है उत्तर की ओर जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, उसे क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। यानी विषुवत रेखा से उत्तर जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध मिलेगा, और विषुवत रेखा से दक्षिण आइएगा तो क्या मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध। यानी विषुवत रेखा हो या भूमध्य रेखा हो या इक्वेटर हो या 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो, यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में 2 गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है, बांटने का काम करता है। अब इसी प्रकार से बात कीजिएगा तो 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से बढ़ते जाएगा, फिर उत्तर, और उतना ही 0 से शुरू होगा और 90 तक कहां आएगा, दक्षिण। यानी कुल मिलाकर 0 से कितना तक जाएगा, 90 तक जाएगा ऊपर, 0 से 90 डिग्री ऊपर जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और 0 से 90 डिग्री नीचे आएंगे तो इसको कहा जाएगा, यानी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाएगा, उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा। यानी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, और यहां से खींचिएगा इधर रेखा तो कुल 90 होगा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नीचे खींचिएगा तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब अक्षांश रेखा थोड़ा खींचकर बताते हैं, अक्षांश रेखा को थोड़ा खींचकर बताते हैं, देखिएगा। 1 शुरू हो गया, 2 3 4, इसी तरह से कुल मिलाकर खींचते जाइएगा, और इस तरह से खींचते जाएगा तो कुल मिलाकर मिलेगा आपको 190 को मिल जाएगा, कुल मिलाकर कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। यानी इसी प्रकार से ऊपर खींचते जाइएगा तो कहां से शुरू हो जाएगा, 0 से शुरू होगा, 1 होगा, 2, 0 से शुरू हो गया, उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा,
1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते 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 कहाँ तक आ जाइएगा, 90 तक आ जाइएगा, कुल मिलाकर 90 तक आ जाइएगा। लेकिन जब बढ़ते जाइएगा तो यानी जो है भारत की स्थिति की बात कीजिएगा तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब भारत है कहाँ, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। भारत की स्थिति की बात कीजिएगा तो भारत को थोड़ा बना देते हैं छोटा सा। मान लीजिए ये है भारत, यानी भारत कब शुरू हो जाएगा, जब 8 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुंचिएगा। जब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा भी नहीं, अक्षांश रेखा पर यहां से खींचते जाइएगा इस तरह से। देखिएगा यहां से शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 शुरू हुआ और कहां तक आए, 8 तक आए। यानी 8 तक आए तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट पर जब पहुंचिएगा तब क्या हो जाएगा, भारत शुरू हो जाएगा, यानी भारत मिलना क्या हो जाएगा, शुरू। अब उत्तर है, यानी इस जो ये जो रेखा है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ऊपर होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, विषुवत रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा उसको उत्तरी गोलार्ध बोलेगा। अब उत्तरी गोलार्ध बोला जाएगा तो ये अक्षांश रेखा उत्तर में खींचा गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी ना, उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से क्या हो जाता है, भारत शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार से एक बात कीजिएगा तो कई सारा रेखा खींचा जाता है और लास्ट में कौन सा रेखा आएगा, इसी तरह से जब रेखा खींचा जाएगा तो लास्ट में कौन सा रेखा आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा इस तरह से खींचा जाएगा तो लास्ट में एक रेखा मिलेगा। ये वाला जो रेखा होता है यानी लास्ट वाला, यानी भारत के अंतिम छोर वाला, ये वाला जो रेखा होता है यह जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की दक्षिण। तो संपूर्ण भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है तो 37 डिग्री 6 मिनट क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा इस रेखा से, कुल मिलाकर इस रेखा से ऊपर वाला कुछ भी बोलेंगे तो उसमें क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश लगेगा, क्या लगेगा, उत्तरी अक्षांश। यानी कुल मिलाकर भारत की बात कीजिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में है, भारत की बात कीजिएगा तो भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकार से रेखा हम लोग खींचते जाएंगे, इस प्रकार से रेखा खींचेंगे तो कुल मिलाकर भारत में 30 गो रेखा खींचाएगा, अक्षांश लगभग 30 गो खींचाएगा। ठीक है, इस प्रकार से खींचेंगे। प्रकार से खींचते जाएंगे रेखा। अब ये हो जाता है भारत का स्थिति, अक्षांशीय विस्तार हो जाता है ये भारत का, ये भारत का क्या हो जाता है, अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। यानी भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है, उत्तरी अक्षांश में है। यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुने होंगे आप लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है, यानी भारत का है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कीजिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यानी संपूर्ण भारत का यदि पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो इस क्षेत्र में पाया जाता है अंडमान निकोबार। थोड़ा इसको मिटाते हैं, उसके बाद यहां बनाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस क्षेत्र में होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस क्षेत्र में हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर अंडमान
इधर, और इधर क्या हो जाता है, निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कीजिएगा तो सबसे दक्षिणी द्वीप जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे दक्षिणी द्वीप की बात कीजिएगा तो होता है ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिणी द्वीप क्या होता है, ग्रेट निकोबार। और इंदिरा पॉइंट की बात कीजिएगा तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु होता है, और कहां से शुरू हो जाता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। यानी 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है, और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर की दक्षिण, तो ऊपर है, यानी विषुवत रेखा से ऊपर है तो क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। 6 डिग्री 4 मिनट क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। यानी भारत की बात कीजिएगा, संपूर्ण भारत की बात कीजिएगा तो संपूर्ण भारत जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का। अब अक्षांश से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है, अक्षांश वृत्त की कुल संख्या कितनी है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन होता है, क्या अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होता है, ये सबको देखते हैं। तो होता क्या है कि अक्षांश रेखा, नीचे में भी अक्षांश रेखा खींचा जाएगा तो हम एक रेखा खींच देते हैं, उसी के माध्यम से आपको बताते हैं। ये हो जाता है दो अक्षांश रेखा। अब दो अक्षांश रेखा की बात कीजिएगा तो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होता है उसको जान लेते हैं। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। अब दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी इतना हो गया। अब इस क्षेत्र को, यानी दो अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जोन। इसको क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। यानी दो अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है, अब दिमाग लगाइएगा थोड़ा। यहां से क्या हो जाता है, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 आया, 7 आया, फिर 8 आया, इसी तरह से 37 आया, 38 39 40 जाएंगे तो कितना तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। यानी 0 से लेकर कहां तक गए, 90 तक गए। 1 से 90 तक में क्या गो रेखा, 90 गो, तो कुल मिलाकर इधर हो गया 90। फिर बात कीजिएगा एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जोड़ेंगे तो एक रेखा ये हो जाएगा, 90 1 91 हो गया प्लस। फिर 90 उत्तर गए तो 90 क्या आएंगे, दक्षिण भी आएंगे। जब 90 उत्तर गए तो 90 दक्षिण भी आएंगे, तो 90 को नीचे में भी होगा तो कितना हो जाएगा, 90 जोड़ 1 जोड़ 90 कितना हो गया, 181। कुल मिलाकर कितना हो गया, 181। यानी अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितना हो गया, 181 हो गया। अब बताइए कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या करती है, जियोड आकार का है। और इस प्रकार से यदि हम खींच रहे हैं, इस प्रकार से खींच रहे हैं तो सबसे बड़ा वाला कौन बनेगा, बीच वाला बनेगा। और बीच में कौन सा रेखा है, अक्षांश रेखा। यानी एक वृत्त आकार का बनेगा। पृथ्वी की आकृति जियोड आकार का है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि गोल है। तो चारों तरफ से जब खींचेंगे तो बीच वाला सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन होता है, तो विषुवत रेखा होता है। कौन होता है, विषुवत रेखा होता है। कौन होता है, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा होता है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, इक्वेटर भी बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो है विषुवत, यानी जो है विषुवतीय वृत्त कौन होगा, ये बीच वाला भाग होगा। और उसके बाद ज्यों ज्यों ऊपर जाते जाएंगे छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और अंतिम में एक बिंदु जैसा प्राप्त होगा। क्या बिंदु को हम वृत्त बोल सकते हैं, कुल इस प्रकार से प्राप्त होगा तो इसको हम तो वृत्त नहीं बोल सकते हैं। तो दूगो अब कहाँ होगा, सबसे छोटा यहाँ होगा, इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे छोटा यहाँ होगा, इस प्रकार से बनेगा, और सबसे छोटा यहाँ होगा। यानी दूगो अक्षांश रेखा को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी होगी। इसमें 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अक्षांश वृत्त की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अक्षांश वृत्त की कुल संख्या हो जाएगी 179। अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 हो जाएगी। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन होता है, तो विषुवत रेखा पर, यानी जो है विषुवत रेखा होता है, या भूमध्य रेखा होता है, या अक्षांश रेखा होता है, या इक्वेटर होता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया हो। ऐसे बात कीजिएगा अक्षांश, यानी जो अब हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो जवाब मिलना चाहिए कि संपूर्ण भारत का या सिर्फ भारत का। तो संपूर्ण भारत पूछे या भारत पूछे, संपूर्ण भारत पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या सिर्फ भारत पूछे
तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। उम्मीद करते हैं अक्षांश रेखा आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे देशांतर रेखा को। अब हम लोग समझेंगे देशांतर रेखा को। देशांतर रेखा को भी हम लोग इसी में समझ लेंगे। देखिएगा, एक रेखा होता है, इधर से खींचा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक रेखा होता है, इधर से खींचा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कीजिएगा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या हो जाता है, ये पृथ्वी को 2 भाग में ये भी बांटता है, पूर्वी देशांतर में बांटता है और पश्चिमी देशांतर में। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाइएगा तो आपको मिलेगा पूर्वी देशांतर। क्या मिलेगा? पूर्वी देशांतर मिलेगा, पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर रेखा ये हो गया आपका 0 डिग्री, इसी को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। इसी को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। अब ये रेखा की बात कीजिएगा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाइएगा तो मिलेगा आपको, इसको कहा जाएगा पूर्वी देशांतर। यानी ये बात कीजिएगा तो इधर वाला पूरा भाग क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। ये वाला पूरा भाग पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम आएगा तो ये वाला भाग हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। अब देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देशांतर रेखा थोड़ा समझ लेते हैं, देशांतर रेखा की संख्या कितनी होगी। देशांतर रेखा की संख्या देखिएगा, इस चित्र के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। अब पृथ्वी की आकृति देखिएगा, ये हम बोले थे कि ये जो है इसको हम वृत्त मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे लंबा कौन बन रहा है, सबसे लंबा ये बन रहा है। सबसे लंबा क्या बन रहा है, ये बन रहा है। यानी सबसे लंबा वृत्त कौन बन रहा है, ये बन रहा है। उसके बाद ये उससे छोटा हो रहा है, ये उससे छोटा हो रहा है, ये उससे भी छोटा, ये हो रहा है, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ध्रुव पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बात कीजिएगा तो अक्षांश रेखा खींचा गया, इस प्रकार से अक्षांश रेखा खींचा गया। अब अक्षांश रेखा भी बात कीजिएगा तो देखिएगा, ये सब के बीच की दूरी होगा समान। यानी अक्षांश रेखा एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है। अक्षांश रेखा एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है। लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा देखिएगा, ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। आप इससे पूरब आएगा तो पूर्वी देशांतर मिलेगा, और इससे पश्चिम आइएगा तो क्या मिलेगा, पश्चिमी देशांतर मिलेगा। इससे पश्चिम आइएगा तो क्या मिलेगा, पश्चिमी देशांतर मिलेगा। अब देशांतर रेखा की बात कीजिएगा तो देशांतर रेखा जो होता है इसकी संख्या कुल कितनी होगी, तो चारों तरफ से जो है इस प्रकार से, चारों तरफ से यदि रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे चारों तरफ से रेखा, यानी एक प्रकार से बात कीजिएगा तो इस तरह से खींच देंगे और इस तरह से चारों तरफ रेखा खींचेंगे तो कुल कितना रेखा हो जाएगा। यानी एक मोड़ तो घूमना पड़ेगा, कम से कम एक चक्कर लगाना पड़ेगा, जिस प्रकार से घड़ी की सुई होती है। तो एक चक्कर लगाना पड़ेगा तो कुल कितना रेखा खींचा जा सकता है, 360 रेखा खींचा जाएगा। कितना, 360 रेखा खींचा जाएगा। यानी देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है, 360। 180 को इधर खींचा जाएगा और 180 को क्या खींचा जाएगा, इधर खींचा जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। अब इसी में देख लीजिएगा कि क्या सभी देशांतर रेखा के बीच की दूरी समान है, क्या सभी देशांतर रेखा के बीच की दूरी समान है, थोड़ा देखिएगा इधर। क्या सभी देशांतर रेखा के बीच की दूरी समान है, इसमें नहीं है। क्या सभी देशांतर रेखा के बीच की दूरी समान है, बिल्कुल नहीं होगा। देखिएगा, अब देशांतर रेखा की बात कीजिएगा तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी समान नहीं है। यहाँ देखिएगा, सबसे ज्यादा देशांतर रेखा की दूरी कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर होगा, इस क्षेत्र में होगा सबसे ज्यादा। और कितना होता है, तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज्यादा यहाँ होता है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर हो जाता है। 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी होता है। अब ज्यों-ज्यों ऊपर जाते जाइएगा, इसके बीच की दूरी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो देशांतर रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं होता है। देशांतर रेखा की बात कीजिएगा तो देशांतर रेखा में सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। कितना होता है, तो 111.32 किलोमीटर होता है। तो न्यूनतम दूरी देशांतर रेखा में कहाँ होगा, ध्रुव पर होगा, दोनों ध्रुव पर होगा। यानी सबसे कम दूरी, शून्य के बराबर दूरी होगा कहाँ, ध्रुव पर होगा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर होगा। अब उसमें बताए थे कि 2 अक्षांश रेखा के बीच की क्षेत्र, जो 2 अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है जोन। तो 2 देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, तो 2 देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाएगा गोरे। क्या कहा जाएगा,
गोरे कहा जाएगा। दो देशांतर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? गोरे कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आगे थोड़ा बता रहे थे देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा किस प्रकार से खींचा जाएगा? देशांतर रेखा जो है इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं तब अच्छा से देखते हैं। अब देशांतर रेखा की बात कीजिएगा तो इस प्रकार से हम देशांतर रेखा को खींच सकते हैं। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसी प्रकार से खींचते जाएंगे, 4, 5, 6 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो एक समय जब आएगा कि 68 डिग्री पर हम लोग क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे। इसी तरह से खींचते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 180 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 180 तक जाएंगे। कुल मिलाकर कितना तक जाएंगे? 180 तक जाएंगे। तो यहाँ जब पहुंचेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 68 डिग्री। जब 68 डिग्री 7 मिनट शुरू होगा, 68 डिग्री 7 मिनट शुरू हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? भारत शुरू हो जाएगा। यानी देशांतर रेखा में क्या हो जाएगा? भारत शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। अब 68 डिग्री 7 मिनट तो हम लिखे हैं, लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट क्या होगा? पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर? तो 68 डिग्री 7 मिनट क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी ना, पूर्वी देशांतर, देशांतर। 8 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसी प्रकार से बात कीजिएगा तो और सारा रेखा खींचा जाएगा, जिस तरह से अक्षांश रेखा में खींचे थे। और अंतिम में भारत की बात कीजिएगा तो भारत का अंतिम पॉइंट से होकर भी रेखा गुजरेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश से होकर रेखा गुजरेगा। तब जब यहाँ अरुणाचल प्रदेश के किबिधु से होकर गुजरेगा तो ये भारत का लास्ट पॉइंट होगा। यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा? लास्ट में 97 डिग्री तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 97 डिग्री 2-5 मिनट पूर्व ही होगा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब हुआ कि संपूर्ण भारत ही पूर्वी देशांतर में, और संपूर्ण बात की जब भारत ही यानी जो है उत्तरी अक्षांश में है तो सब होगा पूर्वी देशांतर और सब क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहां तक जा रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर है भारत का देशांतरीय विस्तार। फिर अक्षांशीय विस्तार में बताए हैं संपूर्ण भारत का तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये होता है भारत का स्थिति और विस्तार। अब जो है थ्योरी में थोड़ा देख लेते हैं। थ्योरी में जो लिखा हुआ उसको थोड़ा अब समझते हैं। थ्योरी में थोड़ा समझ लेते हैं। थ्योरी में जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार दिया हुआ है। देखिएगा अब इसमें दिया हुआ है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बताएं। अब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, 8 डिग्री से शुरू होगा नीचे से, 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला लिया जाएगा तब क्या होगा? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक चलेगा। ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन बात कीजिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से शुरू होता था? इधर से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 2-5 मिनट जाता था पूर्वी की पक्ष में। तो संपूर्ण भारत ही पूर्वी देशांतर में है। तो क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर के बीच क्या है? भारत स्थित है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब भारत की बात कीजिएगा, अब आकृति, भारत की बात कीजिएगा आकृति की। भारत का आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसा है? चतुष्कोणीय है। थोड़ा देखिएगा भारत की आकृति भी, भारत कैसा दिखने में लगता है? चतुष्कोणीय। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इस प्रकार से देखिएगा तो भारत की आकृति कैसा दिखेगा? यानी चतुष्कोणीय आकार का भारत क्या दिखेगा? दिखता है। ठीक है, चतुष्कोणीय आकार का भारत दिखता है। अब जो है इसके उत्तर में कौन सा राज्य है और दक्षिण में कौन सा राज्य है? उत्तर से दक्षिण में दूरी क्या होता है? थोड़ा उसको देख लेते हैं। अब भारत की बात कीजिएगा तो भारत के उत्तर में एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसे पहले जम्मू कश्मीर के नाम से भी जाना जाता था,
तो भारत के सबसे उत्तरी राज्य की बात, उत्तरी राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात कीजिएगा तो क्या हो जाता है, लद्दाख हो जाता है। फिर दक्षिण की बात कीजिएगा तो दक्षिणी राज्य की बात तो तमिलनाडु हो जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। और भारत का पूछा जाएगा सबसे पूर्वी राज्य, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य की बात कीजिएगा तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। यानी भारत का सबसे उत्तरी लद्दाख, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आकृति की बात कीजिएगा तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। और संपूर्ण भारत की बात कीजिएगा तो किस गोलार्ध में, गोलार्ध बता चुके हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और किस देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। संपूर्ण पृथ्वी की बात कीजिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर, संपूर्ण पृथ्वी नहीं, भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितना है। यानी ये हो गया भारत का जो है पूर्वी, ये हो गया भारत का पश्चिमी, ये हो गया भारत का उत्तरी भाग, और ये हो गया भारत का दक्षिणी भाग। पूरब से पश्चिम में भारत की बात कीजिएगा दूरी तो हो जाता है पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की जो है दूरी कितना हो जाता है, तो हो जाता है 2933 किलोमीटर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के बीच की दूरी को कहा जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बीच की दूरी हो जाता है 2933 किलोमीटर। और लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी की बात कीजिएगा तो हो जाता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में दूरी हो जाता है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम में दूरी हो जाता है 2933 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं यह बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब भारत की बात कीजिएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, उसको देख लेते हैं। अब भारत की बात कीजिएगा तो भारत का सबसे क्या हो जाएगा, पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात कीजिएगा तो हो जाएगा किबीथू। किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबीथू या वलांगू। वलांगू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात कीजिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबीथू या वलांगू है। ठीक है। और अंतिम में कौन पॉइंट मिलेगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी की पक्ष में। अभी तो कुल मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, पश्चिम पूर्वी देशांतर मिलेगा। अब गुजरात की बात कीजिएगा तो गुजरात में कौन सा पॉइंट है भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट, तो गुजरात में हो जाता है आपका सर क्रीक, सर क्रीक या गुहार मोती या गौर माता, या गौर माता। ये जो है आप भारत का, ये जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सर क्रीक भी हो सकता है, गुहार मोती या गौर माता भी हो सकता है। पूर्वी बिंदु कौन होगा, किबीथू या वलांगू होगा। अब उत्तरी बिंदु की बात कीजिएगा तो उत्तरी बिंदु जो होता है ये हो जाता है सियाचिन में स्थित हो जाता है इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल हो जाएगा। और भारत की बात कीजिएगा तो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। यानी अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु फंसिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में। अब कैसे फंसिएगा उसको बताते हैं। पहले समझिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कीजिएगा तो कन्याकुमारी। यानी भारत की बात कीजिएगा तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत का दक्षिणी बिंदु की बात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब होगा क्या, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तब क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी होगा। और यदि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट स्थित है, इंदिरा
पॉइंट स्थित है। यानी ये पॉइंट की बात कीजिएगा तो इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब कहां से शुरू होता है तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। कहां तक जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएगा, उत्तरी अक्षांश होगा। फिर इधर से 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाएगा। तो ये हो जाता है भारत का जो होता है पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। तो क्वेश्चन यहां से फंस सकता है और यहीं से क्वेश्चन भी होता है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी में स्थित कैप केमोरिन भी कहा जाता है, कैप केमोरिन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। फिर यदि पूछे कि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब पॉइंट जितना भी आज आप लोग को समझा है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी, पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी, फिर अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सब समझ में आ गया होगा। इससे आगे की बात कीजिएगा तो इससे आगे आप लोग को जो है अगला क्लास में समझाएंगे, ठीक है। और यदि आप लोग इस क्लास के माध्यम से कुछ समझ पाए हैं, कुछ सीख पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।